जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास ये बेहद महत्वपूर्ण और सतत चलने वाला कार्यक्रम है। सरकार या किसी संस्था के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में कार्यक्रम होते रहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं चलती रहती है। ऐसी ही योजनाओं में से एक जो ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइब हैं, आदिवासी जनजाति हैं, उनके बीच में चलने वाले कार्यक्रम के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। टारगेटेड हार्डकोर पुअर, टारगेटेड हार्डकोर पुअर विषय है। आज हमारे बीच इस विषय पर परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं आशीष आनंद जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आशीष जी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अपर निदेशक हैं। आशीष जी, ये जो अपनी संस्था है झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये इस संस्था के कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं, यानी मतलब ये संस्था है क्या? एक तो पहले सबसे बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया, तो विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नाम से पता है, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि मुख्य रूप से यह संस्था ट्राइबल यानी जनजाति परिवार के विकास और संपूर्ण विकास के ऊपर आधारित विभिन्न कार्यक्रम को लेकर गांव में जाती है। संस्था का अगर छोटा सा एक परिचय दिया जाए तो 2002 में इस संस्था का गठन किया गया था झारखंड बनने के बाद, यह सोचते हुए कि ट्राइबल के लिए, जनजाति परिवार के लिए एक फोकस्ड कार्यक्रम चलाया जाए ताकि उनको गरीबी की जटिलताओं से बाहर निकाला जा सके। तो 2002 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें उस कार्यक्रम में हम लोग शुरुआत में बहुत ही चुनिंदा प्रखंड में, चुनिंदा गांव में काम को शुरू किया गया। उस कार्यक्रम में JTDP था, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और वो जो कार्यक्रम था वो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है IFAD, इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उनके द्वारा वित्त पोषित था। तो बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा। काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल्स झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाया गया, और 2013 में उसी को देखते हुए एक और कार्यक्रम का शुरुआत किया गया जिसका नाम था JTELP, झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, यानी कि सशक्तिकरण और आजीविका दोनों को इसमें समावेश किया गया। अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ तक जनजाति परिवार की बात है तो आजीविका अभी भी पूर्ण रूप से वो लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। तो झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आया था। अगर NRM, जहाँ पर जिसको NRM बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, वो 5J है, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। इस 5J के ऊपर में JTDS का पूरा काम आधारित है, और उसी को लेकर हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके और कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं अभी आपके यहाँ? देखिए, मुख्यतः जनजाति परिवार के बीच में हमारा 2 मुख्य कार्यक्रम है। एक तो आजीविका संवर्धन से है। अब आजीविका संवर्धन में भी आप देखेंगे तो अलग अलग कार्यक्रम है। जैसे कि अगर अमूमन देखा जाए, आजीविका का लगभग 40% जो अंश है वो ऑन फार्म एक्टिविटी से आता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में। 20-22% आता है पशुपालन से, 18-20% आता है आपका वनोपज से, और बाकी के लिए वो या तो लेबर का काम करते हैं या बाहर माइग्रेट करते हैं। तो हम लोग को इन्हीं 4-5 बिंदुओं पर काम करते हैं। माने हमारा कार्यक्रम खेतीबाड़ी पर भी है, हमारा कार्यक्रम पशुधन विकास पर भी है, हमारा कार्यक्रम खेतीबाड़ी पशुपालन के अलावा जो अन्य सेक्टर जैसे कि मधुमक्खी पालन है, पारंपरिक स्किल, हाँ, उन सभी के ऊपर हम काम करते हैं। और उद्देश्य है कि साल के अंत तक उसको कम से कम अपने घर से खाने पीने का भरपूर उत्पादन हो जाए, और साथ में कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये प्रति माह का अतिरिक्त आमदनी अगर उसको हो जाए पूरे परिवार को, तो वो माइग्रेट भी नहीं करेगा और अपने आप में एक बेहतर जिंदगी जी सकेगा। आशीष जी, जैसा कि हमारे टाइटल से ही स्पष्ट है कि जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र के जो सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं, और ख़ास करके गांव में जो
खास करके ट्राइबल महिलाओं में एक होता है, एकल महिलाएं रह जाती हैं, बच्चों को भी पालना है, वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये संभवतः ये प्रोग्राम जो है सो उससे संबंधित है, उस पर आधारित प्रोग्राम है। तो कैसे ये प्रोग्राम, यानी कैसे इसको आप गवर्न करते हैं, कैसे संचालित करते हैं? देखिए, इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड बताना चाहेंगे। देखिए, जनजाति अपने आप में अगर देखा जाए तो अभी भी पिछड़ेपन का एक मतलब माना जाता है। हाँ, सही बात। उसमें भी जो पीवीटीजी है, अति कमजोर जनजाति समूह है, जो झारखंड में 8 तरह के हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हैं। जैसे आप संथालपना जाएंगे तो वहाँ पर सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया मिलेगा। कोल्हान जाएंगे तो आपको असुर मिलेंगे, बिरहोर मिलेंगे। आप हमारे छोटा नागपुर में आएंगे तो यहाँ पर बिरहोर मिलेंगे। और सभी 8 प्रकार की जनजातियाँ जो हैं, अति कमजोर जनजाति समूह जो है, उनका अपना अपना स्किल है, अपना अपना उनका पारंपरिक पेशा रहा है, व्यापार पेशा रहा है। हाँ, तो अभी क्या है कि एक तो जनजाति अपने आप में पिछड़ेपन में है, उसके अंदर पीवीटीजी और पिछड़ेपन में, सुदूर जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ में रह रहे हैं, नदी के बगल में रह रहे हैं। उसमें भी वैसे परिवार जिनमें कि पुरुष वर्ग नहीं है, या अगर है भी तो वो काम करने योग्य नहीं है, किसी कारणवश पुरुष को, महिला को छोड़ दिया है, या दूसरे जगह चला गया है, या माइग्रेट कर गया है। वैसे परिवार के लिए एकदम स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, टारगेटिंग हार्डकोर पुअर। और ये प्रोग्राम जो है एविडेंस बेस्ड है, यानी कि जो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें हम प्रमाण देते हैं कि कैसे 2 साल के अंदर में, ये 24 महीने का कार्यक्रम है, 24 महीने के कार्यक्रम में 18 महीना जो है ये काम करना है, और 6 महीना प्रमाण देना है कि इस काम का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो कुल मिलाकर 24 महीने में इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वैसे परिवार जो गरीबी के जटिलताओं से घिरे हुए हैं, उनको उससे बाहर निकालना है, कम से कम गरीबी रेखा से ऊपर निकालना है। तो उसके लिए पहला जो चीज़ है वो है कि उसको कम से कम खाने का पूरा व्यवस्था हो जाए ताकि माइग्रेट ना करे। और दूसरा है कि खाने के अलावा उसको अन्य साधन से कम कुछ आमदनी हो जाए, 5,000-6,000 रुपया का आमदनी हो जाए, ताकि वो अंततः जो है एक अच्छे जिंदगी जी सके। ये तो सैद्धांतिक हाइपोथेटिकल या सैद्धांतिक बातें हुई है। माने हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, ये पहला फेज कार्यक्रम 2017 और 2019 में हम लोग ने ख़त्म किया। 2017 में ये चालू हुआ था, जिसमें दुमका और चाईबासा 2 जिला को हम लोगों ने पायलट किया था। हाँ, और 2000 बेनिफिशियरी लिया था, 1000 दुमका में और 1000 पश्चिमी सिंहभूम में। और हम लोगों ने इसको एविडेंस बेस, मतलब शुरू से ही इसका ट्रैकिंग शुरू किया। जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है कि हम परिसंपत्ति बांट देते हैं, लेकिन परिसंपत्ति बांटने के बाद उस परिसंपत्ति का क्या हुआ, उपयोग हुआ नहीं हुआ, उपयोग हुआ तो किस प्रकार उपयोग हुआ, उसे कितना लाभ लिया, इसका हम कोई डाटा नहीं रखते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम लोग शुरुआत से डाटा रखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम विलेज गांव में जब गए तो जिस भी गांव में गए उसका 100% बेनिफिशियरी को इंक्लूड करते हैं ताकि कोई छूट ना जाए, सबको लिए। उसके बाद हम जो सेकेंडरी डाटा है उससे पता कर लेते हैं कि वास्तव में इस परिवार का आमदनी आज की तारीख में क्या है। मान लीजिए 1800 रुपया है, हम एक उदाहरण बता रहे हैं जो कि लाइव एग्जाम्पल है, जो कि ये देखा गया 1800 रुपया मान लीजिए उसका आमदनी है। अभी 2 साल तक उसको हम कोचिंग कराते हैं कि अगर हम परिसंपत्ति दिए, मान लीजिए उसको बकरी दिए या सूकर पालन में लगाए, तो बकरी सूकर देने के बाद कैसे पालन करना है, पालन करने के बाद मान लीजिए अगर उसकी वो पूरी ट्रैकिंग मतलब लास्ट तक में हमको उसको दिखाना, हम दिखाते हैं कि देखिए बकरी से जो आमदनी हो रही है उसको आप उपयोग कैसे करेंगे। ये नहीं कि हम जाकर बकरा अगर मान लीजिए बेचे, उसके ऑफस्प्रिंग को बेचे, बच्चे को बेचे, तो जो पैसा हो उसको कहीं उड़ा दिए, वो फिर नहीं है। तो इस पूरे कार्यक्रम में 24 महीने में हम ट्रैकिंग करते हैं और अंत में उसको इस योग्य बना देते हैं कि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। और ये पूरी प्रक्रिया, ये इंटरनेशनल स्तर की पूरी प्रक्रिया इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। और अंत में जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था के द्वारा इसको वैलिडेट भी करवाते हैं, उसको पता भी लगवाते हैं कि वास्तव में जो रिजल्ट निकला है वो सिर्फ कागजी है या वास्तव में वो जमीनी है, इसका हम पता भी लगाते हैं। ऐसा आशीष जी, ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने होंगे? हम 2 उदाहरण देंगे, एक दुमका का और एक चाईबासा फर्स्ट फेज का। पहले हम लोगों ने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम में मैंने पूरे जो करीब एक बेनिफिशियरी के ऊपर में तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये खर्च होता है, जिसमें कि 12-13 हज़ार रुपये की परिसंपत्ति है, बाकी ट्रेनिंग है, कोचिंग है, एक्सपोजर है, ये सारा कुछ है। तो 12,000 का जो संपत्ति था वो 2 साल में वो 134% की वृद्धि उसमें देखी गई।
ये दुमका वाले केस में 134% और चाईबासा वाले केस में जो आपने क्या दिया जो हम बता रहे हैं, इसमें हर परिवार को अलग अलग चीज से जोड़ा गया और कम से कम 2 चीज से जोड़ा गया कि किसी कारणवश अगर एक चीज फेल कर जाता है तो दूसरा उसको खानापूर्ति कर दे, प्रतिपूर्ति कर दे। जैसे मान लीजिए हम दुमका में मसलिया में हम काम कर रहे थे, तो वहां पर जो पहाड़िया जनजाति जो है उनका हुआ कि नहीं हम बकरी पालन में जाएंगे, तो बकरी पालन भी दिया गया, साथ में उनको खेतीबाड़ी भी कराया गया ताकि अगर खेतीबाड़ी से कुछ नुकसान हो जा रहा है तो बकरी पालन को पूर्ति कर दे। उसी तरह किसी को सूकर पालन दिया। अच्छा, उसमें से कुछ परिवार थे उनका जमीन ही नहीं था, जरा भी जमीन नहीं था, तो अब उनको क्या करेंगे? तो उनको एक तो पशुपालन से जोड़ा, दूसरा जो उनको स्किल बेस्ड, उनका पहले से जो पारंपरिक स्किल है, जैसे कि उस एरिया में आप देखेंगे रस्सी का एक माने बम्बू का बड़ा एक क्रेज है, बम्बू का बड़ा अच्छा बिजनेस है वहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि वो सही दाम नहीं मिल पाता है। लोग बनाते हैं लेकिन सही दाम नहीं मिल पाता है। अच्छा, बनाते भी हैं तो ज़्यादा उसमें समय चला जाता है, तो हमने उसका स्किल इन्हेंसमेंट कर फिनिशिंग भी उतना एग्जैक्टली और मार्केटिंग भी कराया, खाली फिनिशिंग तक नहीं रखा, मार्केटिंग भी, ताकि अच्छा से अच्छा उसको पैसा गांव तक मिल पाए। तो इस तरह से देखा गया दुमका वाले केस में हम बता रहे हैं 137% की वृद्धि पाई गई और चाईबासा वाले केस में 141% की वृद्धि पाई गई। ये फेज 1 की बात कर रहे हैं 2017 से 19 के बीच में। इसको देखते, और ये जो कार्यक्रम था उस समय ये ट्रिपलेट था, मतलब इसमें भारत सरकार का कुछ पैसा था, कुछ पैसा यूनाइटेड नेशन की संस्था IFAD की थी और कुछ झारखंड सरकार की थी। सेकेंड फेज में हम लोगों को इसकी सफलता को देख, और इसकी सफलता को हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म में भी प्रेजेंट किया था कि कैसे करके एविडेंस बेस्ड मॉडल से गरीबी की जटिलताओं से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, मुक्ति मिल सकती है। और वैसे परिवार जिन्होंने की अपनी सारी होप, सारी जो उम्मीद है वो छोड़ चुका है। दूसरे फेज में 5000 परिवार को लिया गया और इसमें फिर से संथाल परगना के 4 जिला को लिया गया, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। ये 4 जिला को लिया गया, 8 प्रखंड को लिया गया, 5000 परिवार को लिया गया और फिर से इसी कार्यक्रम को एक अलग तरीके कहने मतलब है कि और इंटेंसिफाई करके किया गया। और इंटेंसिफाई मतलब हुआ कि हमारा प्रयास था कि ये जो परिसंपत्ति है इसकी बढ़ोतरी कम से कम 200% हो, तब जाकर उसको एक लगेगा कि हमारे पास एक संपत्ति है। तो इसमें भी हम लोगों ने जब ये पूरे कार्यक्रम को चलाया और इसमें बरबट्टी कार्य जो उत्पादन था उसको भी फोकस किया गया, क्योंकि अगर आप दुमका पाकुड़ गोड्डा वाले क्षेत्र को देखेंगे तो पहाड़िया का जो यानी बोदी ना, बोदी, हाँ, बिन, वो मुख्य पेशा वहां पर है, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर वही पूर्णतः मार्केटिंग नहीं हो पाता है, अगर होता भी है तो रेट नहीं मिल पाता है। तो इस पर पूरा काम किया गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को बनाया गया और इसमें देखा गया कि लगभग जो हमारा टारगेट था 200% का, वो लगभग हम लोग अचीव कर लिए। 187-88% का हमारे पास रिजल्ट है, जो कि थर्ड पार्टी इवोल्यूशन हमने कराया था। ये पूरा मैंने वैज्ञानिक पद्धति से किया गया, सैंपल साइज बढ़ा लिया गया, 5000 परिवार को हमने किया था, तो करीब 12% सैंपल पर हम लोगों ने पूरे चीज़ को स्टडी कराया और फिर ये रिजल्ट निकला कि जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से अगर किया जाए तो ना सिर्फ जटिलताओं से बाहर निकाला सकता है, बल्कि वैसे परिवार जो कि एकदम से गरीबी की एकदम निचले पायदान पर है, उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सकता है। खैर मुख्य धारा में तो वो भी है, मुख्य धारा मतलब आजीविका की मुख्य धारा। हाँ, आजीविका की मुख्य धारा में। आशीष जी, जो 2 फेज का हमारा ये कार्यक्रम चला और तीसरे फेज में भी हम लोग प्रवेश किए हैं, तो इसमें कितने परिवार को हम लोगों ने लिया है? देखिए, 2 फेज हम लोग ज्यादातर देखेंगे तो आप संथाल परगना में हुआ। अच्छा, दूसरा फेज संथाल परगना में था। तीसरा फेज जो हम लोग कर रहे हैं इस बार कोल्हान और छोटा नागपुर में कर रहे हैं। और कोल्हान और छोटा नागपुर मतलब साउथ छोटा नागपुर जी, साउथ छोटा नागपुर मतलब रांची, गुमला, लोहरदगा वाला एरिया में। और इसमें 3750 परिवार को लिया गया है, पुनः हम लोग लिए हैं, जिसका कार्यक्रम हम लोग अभी जुलाई में शुरू कर देंगे। ये भी फिर 24 महीने का कार्यक्रम है। इसमें थोड़ा सा हम लोग बदलाव किए हैं। इसमें बदलाव क्या किए हैं, पहले और दूसरे फेज में हमारा जो अनुभव रहा था, जहाँ जहाँ हम थोड़ा फिसल रहे थे, जैसे कि साहेबगंज वाले केस में हमारा एक अनुभव रहा कि वैसे परिवार जिनको इंटरप्राइज से जोड़ा गया, मतलब दुकान से जोड़ा गया, खासकर पहाड़िया परिवार को, वो बहुत दिन तक चला नहीं, सस्टेन नहीं किया, इसीलिए हमको बीच में उसके एक्टिविटी को चेंज करना पड़ा। तो हमने उसी का ध्यान रखते हुए एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो है इनका, जो ऑलरेडी उनके पास संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो उसी को हाँ, और उसी स्किल करना और उसी में उनकी आजीविका के साधन को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ वो आप हाँ, ये जोड़ दिए हम लोग। और तीसरा फेज में 3750 परिवार को हम लोग शामिल कर रहे हैं। फिर से वही उद्देश्य है कि जो एकल महिला परिवार है उसको हम लोग गरीबी की जड़ों से बाहर निकालेंगे। इस बार एक और बदलाव किया गया है। पिछले 2 फेज में हमने पीबीटीजी को ही फोकस किया था, यानी अति कमजोर जनजाति समूह को ही फोकस किया था। इस बार अति कमजोर जनजाति समूह के साथ साथ एसटी परिवार को भी, अनुसूचित जनजाति परिवार को भी उसमें शामिल किया जाएगा। यानी पीबीटीजी होना सिर्फ इस कार्यक्रम में की योग्यता नहीं है, यानी थोड़ा इसका दायरा दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा आशीष जी, एक चीज़ जो बार बार जैसे आपने बीच में कहा कि ज़मीन ही नहीं था, तो अपने भारतीय पारंपरिक समाज में ये देखा जाता है कि जो पुरानी जो व्यवस्था रही है, किसी के पास में कृषि है तो किसी के पास में स्किल है, किसी के पास में पशुपालन है, तो क्या ऐसे ट्राइब को या ऐसी जनजाति को उनके जो पारंपरिक स्किल है उससे भी जोड़ करके आपने कुछ किया है? देखिए, इस कार्यक्रम में 2 फेज में तो नहीं उस तरह का कुछ बहुत हुआ, लेकिन तीसरे फेज में जैसे आप देखेंगे इनका पारंपरिक, जैसे आप बिरहोर देखेंगे, इनका पारंपरिक है, ये ज़्यादा हंटिंग करते हैं, शिकार करेंगे, खेती बाड़ी बहुत मतलब नहीं, सेटल्ड नहीं है। उसी तरह जो घुमंतु है, हाँ घुमंतु असुर जो हैं, उनका पारंपरिक है, वो लोहार वाला काम ज़्यादा पसंद करते हैं, लोहा गलाना वाला काम ज़्यादा करते हैं। तो इस वाले जो फेज है इसमें हमारा वो प्रयास है कि उनके जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसमें हम क्या तब्दीली कर सकें कि वो मार्केट के साथ compete कर सके। देखिए, आज के तारीख में अगर आप मान लीजिए लोहाई गलाना का काम है, अगर मार्केट के साथ आप compete नहीं कर सकेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो वो हमारा इस बार का प्रयास है, वो हम लोग इस बार करने वाले हैं। उनके जो पारंपरिक स्किल है उसमें भी हम कुछ तब्दीली करने का प्रयास इस बार करेंगे बढ़ोतरी के लिए। अच्छा, ये ओवरऑल जो जैसे बदल रहा है, बदलते हुए देख रहे हैं, तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो सृष्टि है, यानी अपनी जो रचना है, उसको जब देखता है तो उसको बहुत मतलब आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। आपको कैसा लगता है ये आपके दृष्टि में? देखिए, वास्तव में अगर मेरा व्यक्तिगत बात करेंगे तो मेरा मतलब एजुकेशन भी इसी लाइन का है। तो शुरू से ही मेरी इस दिशा में प्रयास रहा है कि अगर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव आ सके तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को फिर ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जिसमें से निकलना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं निकलेगा तो अपने अगले पीढ़ी को भी वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग का पूरा प्रयास, मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहता है कि अगर हम मान लीजिए खेतीबाड़ी का ही कुछ काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट जो अभी का वर्तमान स्थिति से है उससे ज़रूर आगे बढ़ जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र हो सके। और ये बहुत ही सुखद अनुभव देता है, इसको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव है। ये बिल्कुल व्यक्तिगत था आपका। अब इससे थोड़ा सा और एक भिन्न जो है कि सारी चीज़ें करता है जो पारंपरिक किसान है या अच्छा किसान है जो खेती कर रहा है, या बढ़िया पशुपालक है जो ठीक ठाक पशुपालन में उसका दबदबा है, बट जब मार्केटिंग की बात होती है, जब उस चीज़ को बेचने की बात होती है, तो बिचौलिया है, इधर है उधर है, और उसको जो मूल्य है वो मूल्य नहीं मिल पाता है, या मूल्य संवर्धन की जो व्यवस्था है वो भारतीय समाज में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आपने जैसे कहा कि 2000 हमने फर्स्ट फेज़ में जोड़ा, 5000 हमने सेकेंड फेज़ में जोड़ा, और 3700 या 4000 के करीब में आप थर्ड फेज़ में, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो 11-12 हज़ार परिवार, तो एक बहुत बड़ा परिवार होता है। और इसको, ये जो उत्पादन है, इसको बाजार से कैसे जोड़ना और इसको बाजार के साथ कैसे टाई अप करना, उसके साथ कैसे इसको, तो ये काम कैसे आप कर रहे हैं, या आपकी संस्था कैसे कर रही है? ये बहुत, मेरे ख्याल से ये सबसे क्रूशियल चीज़ यही है, दुखद पक्ष भी है, ये क्रूशियल चीज़ है। आज के तारीख में हम बहुत बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादकता कैसे बढ़ाया, वो भी जरूरी है। लेकिन मेरे विचार से आपने बहुत मूल बात को पकड़ा है कि उत्पादन और उत्पादकता के साथ साथ या उससे पहले उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे के इम्पॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ हम बताना चाहेंगे हमारे संस्था जो करती है। पहला कि आप देखेंगे कि टमाटर का उत्पादन इस समय, अभी जो आप बरसात आएगा, देखिए 40 रुपये किलो हो जाता है, बिल्कुल 40-50 रुपये हो जाता है। लेकिन इसका जो देखेंगे, बहुतायत लोग नहीं उगा रहे हैं। बहुतायत लोग कब उगा रहे हैं? जब 2 रुपये किलो बिकता है।
यानी कि अभी भी वो जागरूकता नहीं आई है कि हमें कौन सा फसल कब लगाना और कब हार्वेस्ट करना है, कब काटना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और यही कारण है कि जब पीक समय होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मांग होता है, उस समय हमारे राज्य में उत्पादन नहीं होता और हम बाहर से मंगाते हैं। अभी कुछ दिन के बाद हमारे झारखंड में टमाटर जो है आपका हैदराबाद से आएगा, बेंगलोर से आएगा, बगल के राज्य से आएगा। हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है क्योंकि हम लोग लगाते ही नहीं हैं, हमारे वो आदत में नहीं है। तो सबसे पहला काम जो करना है, जो वो JTDS करती है, वो कर रही है कि आपके आदत में हम बदलाव कर रहे हैं कि आप ऑफ सीजन क्रॉप लगाना चालू कीजिए। इससे क्या होगा कि रेट आपको अधिक मिलेगा। आप जनवरी फरवरी में जब 2 रुपया किलो होता है, 20 किलो बेच के 40 रुपया कमाएंगे और बरसात में 1 किलो बेच के 40 रुपया कमाएंगे। दोनों में बहुत अंतर है। आप भले ही उत्पादन अभी कम आएगा, उत्पादकता अभी कम होती है, लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, उसका पर किलो वैल्यू ज़्यादा है। तो पहला काम जो JTDS हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम फार्मर को जागरूक कर रहे हैं, आदिवासी किसान को शिक्षित कर रहे हैं कि आपको कब लगाना और कब काटना है। बिल्कुल, पहला ये है। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश में और खासकर हमारे राज्य में अभी भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मार्केट में आते आते बीच में बहुत सड़ गल जा रहा है, उसकी माने हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। माने प्रॉपर मार्केटिंग के लिए जो चाहिए कि हमको सेल्फ लाइफ बढ़ाना है या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, वो नहीं, बहुत कम है। तो JTDS जो दूसरा काम हम लोग अभी आपसे बताना चाहेंगे, बड़ी खुशी की बात है, हम लोग सोलर बेस्ड बहुत छोटे छोटे कोल्ड रूम की बात हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं। और वैसे पॉकेट में जहाँ पर कि सुदूर है, जहाँ से मार्केट लाने में कम से कम 1-1.5 दिन का समय लग जाता है और लाइट भी बहुत इरेटिक है, नहीं के बराबर है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो सोलर बेस्ड हम लोग कोल्ड स्टोरेज की वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं ताकि ये संस्था के ये संस्था हो रही, अभी हम लोग करने वाले हैं। और हमारा ऑलरेडी ना यूथ ग्रुप बना हुआ है। यूथ ग्रुप जो एकदम युवा ग्रुप हैं, उनके माध्यम से हम एग्रीगेशन करा रहे हैं, संग्रहण करा रहे हैं, वो वहाँ पर लाएंगे। अगर वो मान लीजिए फार्मर्स खरीद रहे हैं, किसान खरीद लेंगे, तो किसान का जो समय बाजार में बर्बाद रहा वो बच जाएगा, वो कृषि कार्य में लग जाएंगे, रेट भी अधिक मिलेगा। और संग्रहण करके जब आप एक जगह रखेंगे तो आप में बार्गेनिंग पावर आएगी। अभी क्या होता है, किसान अगर 10 किलो उगा रहा है तो उसके अंदर बार्गेनिंग पावर नहीं है, वो बार्गेन नहीं कर सकता, बटा हुआ है। तो उसको हमको रोकना है। ये 2 हो गया। और तीसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉरवर्ड लिंकेज का एक प्रॉपर प्लान नहीं है आज की तारीख में, लेकिन JTDS में हम लोग फॉरवर्ड लिंकेज प्लान किए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और सभी के लिए, कि 2020 में 19 से हम लोग बरबट्टी का फॉरवर्ड लिंकेज शुरू किए थे। पूर्णिया के मार्केट में भी हमारा गया था, जो गुलाब बाग का बाजार है, मंडी है, वहां भी हमारे किसान लेकर गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि हमने एक रोड मैप बनाया था कि अगर इतना किलो प्रोडक्शन हो जाता है तो आप वहां जा सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, हम नहीं बोलेंगे हमने बहुत काम कर लिया, लेकिन एक शुरुआत है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में पूरा फोकस जो JTDS का है वो इसी पर है कि उत्पादकता ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड लिंकेज कैसे किया जाए, माने उसको मार्केट तक लिफ्टिंग कैसे करवाई जाए, ताकि प्रॉपर चैनल से जाए और उसको पैसा मिले। हमने ई-नेम पर भी अपने फार्मर को रजिस्टर किया है, जो सरकार की एक ई मंडी है, उस पर भी हमारे किसान तरबूज खरबूज बेचे हैं। पपीता का हमने मार्केटिंग कराया है। फिर मैं बोलना चाहूँगा, ये बड़े कम वॉल्यूम में हुआ है, छोटा ही, लेकिन शुरुआत हुआ है। और ये 2-3 चीज हम बताए, अगर शिक्षित फार्मर को कर दिया जाए या कोल्ड रूम की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत हद तक जो रेट वाला बात है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सबसे माने अब एक लास्ट आपसे प्रश्न है कि आपसे जुड़ने के लिए जो सुदूर गांव में लोग हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, एक तो पहले हमारा 14 जिला जो TSP जिला है, TSP मतलब हुआ जहाँ पर कि आदिवासी जनसंख्या 50% या उससे अधिक है, उन सभी जिला में हमारा कार्यालय है, JTDS कार्यालय। और ये कार्यालय ज़्यादातर हमारे जो DC साहब की ऑफिस है उन्हीं के बिल्डिंग में है। DC या DDC साहब के बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस भी है। झारखंड ट्रैवल डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑफिस है, वहाँ हमारे एक पूरी टीम है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से मिल सकते हैं। दूसरा जो हमारे गांव है, जो कमांड एरिया के हमारे गांव, सभी जगह हमारे ग्राम सभा कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बनी हुई है। आप GSPC के माध्यम से हमारे पास आ सकते हैं। हमारे युवा समूह हैं इन सभी गांव में, 812 युवा समूह हैं, आप युवा समूह के माध्यम से हमारे पास आ सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए लग रहा है कोई दिक्कत है, तो हमारा राज्य में जो कार्यालय है वो कल्याण कॉम्प्लेक्स में है, वो यहाँ पर मोराबादी में। आपका कोई ऐसा नंबर हो
जिससे डायरेक्ट आपसे संपर्क किया जा सके? देखिए, एक तो नंबर ऑफिस का भी, कार्यालय का भी नंबर है जी। वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपका व्यक्तिगत नंबर तो होगा? व्यक्तिगत नंबर, हाँ, वो है 77730111701। बहुत अच्छा। हमने ऐसे गरीब लोगों के संबंध में और उनके विकास के लिए जो बिल्कुल गांव में बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ रखी थी, ऐसे लोगों के विकास में, ऐसे लोगों के उन्नयन के लिए काम करने वाली संस्था के और काम कर रही सरकार की योजनाओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसे ही कुछ विषय को लेकर के हम बार बार आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। आशीष जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। जोहार।